वर्गीकरण की रीतियाँ। वर्गीकरण के अर्थ, उद्देश्य और आवश्यक तत्वों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम वर्गीकरण की रीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्यिकीय तथ्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा जो तथ्य होता है वो है अंकात्मक या न्यूमेरिकल। वर्णनात्मक तथ्यों का प्रत्यक्ष माप नहीं किया जा सकता, केवल उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उनकी गणना की जा सकती है। जैसे साक्षरता, बेकारी और वैवाहिक स्थिति आदि वर्णनात्मक तथ्य हैं जिनका प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है। केवल ये निर्धारित किया जा सकता है कि एक क्षेत्र में कितने साक्षर हैं और कितने निरक्षर, कितने विवाहित है और कितने अविवाहित है। ऐसे तथ्यों को सांख्यिकी में गुण कहते हैं। इसके विपरीत अंकात्मक तथ्य वह तथ्य हैं जिनका प्रत्यक्ष माप संभव है। जैसे आय, आयु, ऊंचाई, भार आदि। ऐसे तथ्यों को चर मूल्य भी कहते हैं। चर मूल्य भी कहते हैं, वेरिएबल्स। इन दो प्रकार के तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण की दो रीतियां होती है। पहली रीति जो वर्गीकरण की है वो है गुणात्मक वर्गीकरण। जब तथ्यों को वर्णनात्मक विशेषताओं या गुणों जैसे साक्षरता, धर्म, व्यवसाय आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है तो ये विभाजन गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। गुणात्मक वर्गीकरण भी दो प्रकार का होता है। पहला है द्वंद्व भाजन वर्गीकरण और दूसरा होता है बहुगुण वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। जब एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है तो ऐसे विभाजन को द्वंद्व विभाजन या साधारण वर्गीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत गुणों की उपस्थिति को बड़े वर्ण अक्षरों या अनुपस्थिति को वर्णमाला के छोटे अक्षरों या ग्रीक वर्णाक्षरों अल्फा, बीटा, गामा आदि द्वारा प्रकट किया जाता है। साक्षरता के आधार पर साक्षर, तथा निरक्षर वर्गों में विभाजन सरल या द्वंद्व भाजन वर्गीकरण कहलाएगा। फिर दूसरा है बहुगुण वर्गीकरण।
बहुगुण वर्गीकरण में तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे दो से अधिक वर्ग बनते हैं। यानी बहुगुण वर्गीकरण में दो से ज़्यादा वर्ग होते हैं, जबकि द्वंद्वभाजन वर्गीकरण में दो वर्ग होते हैं। बहुगुण वर्गीकरण में दो से अधिक वर्ग बनते हैं, जिसमें पहले को एक गुण के अनुसार दो वर्ग बनाए जाते हैं, फिर किसी अन्य गुण के आधार पर प्रत्येक वर्ग के दो उपवर्ग बनाए जाते हैं, और इस प्रकार दो से अधिक वर्ग और उपवर्ग बन जाते हैं। कि जैसे उदाहरण के लिए किसी स्थान की जनसंख्या का 3 गुणों के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाता है तो वह वर्गीकरण बहुगुण वर्गीकरण कहलाएगा। जैसे जनसंख्या को 3 गुणों, पहला है लिंग, दूसरा गुण वैवाहिक स्थिति, और तीसरा गुण साक्षरता। यदि जनसंख्या का लिंग, वैवाहिक स्थिति और साक्षरता, इन 3 गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो ये वर्गीकरण बहुगुण वर्गीकरण कहलाएगा। अब हम जैसे लिंग में भी 2 वर्ग बना सकते हैं, इसके भी 2 वर्ग बना सकते हैं। पहला पुरुष और दूसरा होगा स्त्री। यानी जनसंख्या का जो पहला वर्ग था उसके भी 2 उपवर्ग बन गए, पुरुष और स्त्री। फिर इसमें पुरुषों को भी हम 2 वर्गों में वो कर सकते हैं, विवाहित और अविवाहित। स्त्रियों में भी इस प्रकार विवाहित और अविवाहित, और विवाहितों को भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, साक्षर कितने हैं और निरक्षर कितने हैं। स्त्रियों में भी विवाहित स्त्रियों में साक्षरता कितनी है और अविवाहित स्त्रियों में साक्षरता कितनी है। इस तरीके से एक गुण के आधार पर तथ्यों को 2 से अधिक वर्गों में बांटने से भी बहुगुण वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे भाषा के आधार पर हिंदी भाषी, उर्दू भाषी, गुजराती भाषी, पंजाबी भाषी, तमिल भाषी, बंगला भाषी और अन्य भाषी आदि वर्ग हम बना सकते हैं। गुणात्मक वर्गीकरण सरल होता है, परंतु इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक तो गुणों की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए जिससे उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति का आधार भ्रम रहित हो, और दूसरा है गुणों में होने वाले परिवर्तन जैसे अविवाहित या विवाहित होना पर्याप्त रूप से ज्ञात होनी चाहिए। इसके बाद में वर्गीकरण की जो दूसरी रीति है या जो दूसरा मेथड है वो है
संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक तथ्यों का वर्गीकरण सामान्यतः वर्गांतरों के अनुसार किया जाता है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का ध्यान रखते हुए सभी समंकों को सुविधानुसार अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की ऊंचाई 150 से 179 सेंटीमीटर के अंतर्गत है, तो इनको 5-5 सेंटीमीटर में 5-5 सेंटीमीटरों के वर्गांतरों में वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175, 175 से 180। इस तरीके से हम इनके वर्ग बना सकते हैं, वर्गांतर बना सकते हैं। अब हम 40 जो विद्यार्थी है उनमें ये देखेंगे कि भाई 150 से 155 के बीच में कितने विद्यार्थी आते हैं। 155 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वो हम इनके सामने लिख देते हैं, विद्यार्थियों की संख्या। अब हम देखते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनमें पहला है वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट्स। प्रत्येक वर्ग 2 अंकों से बनता है जिन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। पहली सीमा निचली सीमा या लोअर लिमिट तथा दूसरी सीमा ऊपरी सीमा या अपर लिमिट कहलाती है। निचली सीमा को हम L1 से और ऊपरी सीमा को हम L2 से दर्शाते हैं। ऊपरी सीमा या अधर सीमा। जैसे कोई वर्गांतर है 150 से 155, तो इसमें निचली सीमा जो है वो 150 है और ऊपरी सीमा 155 है। फिर वर्ग विस्तार। वर्ग सीमाओं के मध्य मूल्य को कहते हैं। वर्ग सीमाओं के मध्य भाग को मध्य मूल्य कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए दोनों सीमाओं के जोड़ का आधा कर दिया जाता है, यानी निचली सीमा और ऊपरी सीमा इन दोनों का योग करके उसमें 2 का भाग दे देते हैं। इससे हमारा मध्य मूल्य ज्ञात हो जाता है। फिर वर्ग आवर्ती। संख्यात्मक वर्गीकरण में ये जानना आवश्यक होता है कि कुल समग्र के कितने पद किसी वर्ग विशेष की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। इन इकाइयों की संख्या उस वर्ग की आवर्ती कहलाती है। जैसे 150
से 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। यानी विद्यार्थियों की संख्या 2 है जो कि इस वर्ग की आवर्ती कहलाएगी। इस तरीके से हमने वर्गीकरण की रीतियों के बारे में जाना। वर्गीकरण की रीतियाँ दो होती है। पहली गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण को भी 2 भागों में बांटा जाता है, पहला द्वंद्व विभाजन और दूसरा बहुगुण वर्गीकरण। फिर संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसमें संख्यात्मक तथ्यों का वर्गीकरण वर्गांतों के अनुसार किया जाता है। इसके बाद में हम आवर्ती बंटन, खंडित और अखंडित चर, आवर्ती बंटन की रचना, अपवर्जी और समावेशी वर्गांतर आदि के बारे में अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे।